Hello friends, welcome to the video on the topic mechanism of labor. mechanism of labor एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, either in undergraduate or in postgraduate. undergraduate में what they want to ask is about the normal labor, और normal labor हम किस में पढ़ते हैं, गायनेकोइड पेल्विस में, और नॉर्मल जो होता है ऑक्सीपिटो एंटीरियर या लेटरल, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल. उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मेडिकल स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट जो आप एग्ज़ाम देने आए हो उसको इस बारे में पता होना चाहिए, तो वो उसमें पूछा जाता है. फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ये नॉर्मल लेबर जो है दिस मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो आपका वो अलग अलग पोजीशन में आपका पूछना शुरू करते हैं. तो नॉर्मल का हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसे नॉर्मल पता होगा, लेकिन फिर उससे वो एक्स्ट्रा पूछते हैं कि अलग अलग पोजीशन में आप कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म करके दिखाइए. तो यहाँ पे मैं आपको फॉर अंडर ग्रेजुएट्स ऑल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट बिकॉज यू आर ऑल्सो सपोज टू नो दिस, जो नॉर्मल लेबर है उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे साथ बने रहने के लिए. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए. सबसे पहला व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर. तो नॉर्मल लेबर की जो डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर. ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहाँ होता है? इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट डेट आर ऑकरिंग ऑन द फीटल हेड. जो फीटल हेड पे जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रही हैं, कौन कौन सी इवेंट होंगी वो हम अभी देखेंगे. डेट आर ऑकरिंग ऑन द फीटल हेड वाइल इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, क्योंकि वो हेड अभी तक हमारा कैविटी में था और अब वो पेल्विस की कैविटी में से निकल के बाहर आएगा तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं. तो वो जो मूवमेंट्स होती हैं उनको हम, जो सीरीज़ होती है एक के बाद एक सब में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर. सो मैकेनिज्म ऑफ लेबर किसके संदर्भ में पढ़ते हैं हम? फीटल हेड के संदर्भ में पढ़ते हैं. ये जो सीरीज ऑफ इवेंट, जो चेंजेस वो हेड जो अडेप्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू पास थ्रू द मैटरनल पेल्विस, इस दे आर कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ लेबर. सो नॉर्मल, क्योंकि 70% केसेस में जो कौन से उससे ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, अब सबसे पहले हम जो देखेंगे आपका पोजीशन जो होती है जब वो आ रहा है आपका, तो ये अगर हमारा पेल्विस है, सपोज दिस इज़ द पेल्विस कैविटी, इसे आप मान लो हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं. इधर इस तरफ हेड है और उधर आपके फीट है, तो हम ऊपर की तरफ से इसको जब देख रहे हैं तो हम इसको जब प्रेजेंट है तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड, और ये पोस्टीरियर हो गया और ये एंटीरियर हो गया. तो हमने इसे क्वाड्रेंट में बदल दिया. हम इसको और 1/8 में डिवाइड करते हैं, 1/8 में. तो जो एक पार्ट है इट बिकम्स 1/8, तो आपको वो बाद में इजी टू रिमेंबर हो जाता है. जब हम कहते हैं ऑब्लिक डायमीटर, ये ऑब्लिक डायमीटर है, तो ये ऑब्लिक हम कौन सा मानेंगे? इस तरफ वाला ऑब्लिक राइट और इस तरफ वाले को लेफ्ट, या कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं? उसके लिए जिस तरफ का पोस्टीरियर साइड क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट. जिस साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट यूज हो रहा है उस साइड का नाम उसमें लिया जाता है. तो ये कौन सा आ गया आपका? ये राइट सैक्रोइलियक जॉइंट है, इसमें ये लेफ्ट. तो दिस इज राइट ऑब्लिक डायमीटर एंड दिस इज लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जब फीटल हेड आ रहा है तो वो आपका सबसे चौड़ा जो होता है वो ये इसमें आता है, इस तरीके से वो आएगा. जो उसका एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर फीटल हेड का होता है वो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर में आता है. फिर अंदर इसमें, या फिर ये जो हम ऑक्सीपुट है, ऑक्सीपुट से हम इसको लेबल करते हैं, या फिर लेफ्ट अब ये किस तरफ आ गया? ये बॉडी का लेफ्ट है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो
और ये क्या है, एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट साइड एंड एंटीरियर, तो ये बीच का हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अब इसमें जो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता है, अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि वो कौन से ऑब्लिक डायमीटर में आ रहा है, तो आप ये याद रखेंगे कि जब लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, आप उसको अपने बॉडी में जस्ट इमेजिन करिए अभी इस समय, अगर आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर इस तरफ है तो डायमीटर वो ये है, दिस डायमीटर जो आपके पीछे की साइड जा रहा है, तो ये इधर कौन सा सैक्रोइलियक जॉइंट है, राइट साइड का। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंगेजमेंट ऑकर्स इन राइट ट्रांसवर्स, राइट ऑब्लिक डायमीटर। तो 70% जो है आपका अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर से आता है, और बाकी आपका जो है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आता है। जो लेफ्ट आपका ट्रांसवर्स होता है वो भी आगे चल के मैकेनिज्म ऑफ लेबर में लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आ जाता है। तो हम इसी के बारे में ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में कौन सा आपका डायमीटर आता है, राइट ऑब्लिक डायमीटर। क्यों? क्योंकि राइट साइड का सैक्रोइलियक जॉइंट से वो पास हो रहा है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स इसमें पूछना जो पसंद करते हैं वो ये कि ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर क्यों होता है कॉमनली, वाई नॉट राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, या फिर आपका राइट ऑब्लिक डायमीटर क्यों यूज होता है एंड वाई नॉट लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर इज यूज्ड। इसका आंसर बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड में पीछे हमें पता है क्या होता है, यहाँ पे कोलोन, लोडेड कोलोन होता है, तो यहाँ पे आपकी जो अवेलेबल स्पेस होता है वो उतना नहीं होता जितना एक फीटल हेड को चाहिए। उस जो इसका ट्रांसफर डायमीटर है बेबी का, एंटेरो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, वो आपका यहाँ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोडेड रेक्टम और कोलोन प्रेजेंट रहता है ऑन लेफ्ट साइड, इसीलिए आपका वो राइट ऑब्लिक डायमीटर में एंगेज होता है टू गिव द लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। अब जब ये एंटर होगा फीटल हेड, जब हम पूरा फीटल हेड डिटेल में पढ़ेंगे, उसके जो हम डायमीटर्स पढ़ते हैं, तो सबसे जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो तो बाइपेराइटल डायमीटर होता है उसका, और जो एंटेरो पोस्टीरियर होता है वो होता है या तो ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। तो जो आपका ये ट्रांसवर्स अगर हम देख रहे हैं, बाइपेराइटल डायमीटर है, एक वर्ड आता है इसमें सिंक्लिटिज्म, सिंक्लिटिज्म एंड असिंक्लिटिज्म। तो जब एंगेजमेंट हो रहा है फीटल हेड का, तो जो उसका ट्रांसवर्स डायमीटर है, बाइपेराइटल डायमीटर, वो आपका जो हमारे पेल्विस का जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में फिक्स होगा ना, उस अगर वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल में आ रहा है या उसमें लेफ्ट ऑक्सीपिटो लेटरल में मोस्टली, तो आपका पेल्विस का एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है, पोस्टीरियर एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, उसमें इसका बाइपेराइटल डायमीटर जो है एंगेज होगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली आपका पूरा जो सैक्रम और कॉकिक्स है। तो ये जो बाइपेराइटल डायमीटर आपका है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये आपका एज इट इज़, मतलब आपके जो सजाइटल सूचर है वो आपका इसमें बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो रहा है, तो वो सिंक्लिटिज्म है। और अगर ये आपका सजाइटल सूचर जो है एक साइड शिफ्ट हो गया, या तो पोस्टीरियर एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, जिससे कि एंटीरियर या पोस्टीरियर पैराइटल बोन पहले घुसती है, उसको हम कहते हैं एसिंक्लिटिज्म। तो हम कहेंगे या तो आइदर एंटीरियर असिंक्लिटिज्म और पोस्टीरियर असिंक्लिटिज्म। किस बिहाफ पे कहते हैं एंटीरियर असिंक्लिटिज्म? हम तब कहते हैं जब बेबी की एंटीरियर पैराइटल बोन आपकी पहले अंदर जा रही है, यानी कि उसका जो सजाइटल सूचर है इट हैज शिफ्टेड पोस्टीरियरली। उसका जो सजाइटल सूचर है फीटल हेड का,
वो मैटरनल पेल्विस में पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, असिंक्लिटिज्म जो हो गया है, तो उससे क्या होती है, उसकी एंटीरियर असिंक्लिटिज्म कहते हैं। उसकी जो एंटीरियर बोन है, पैराइटल बोन, वो पहले जाएगी। और पोस्टीरियर असिंक्लिटिज्म किस में होता है, जब आपका ये जो सजाइटल सूचर है वो आपके टुवर्ड्स एंटीरियर पार्ट शिफ्ट हो जाता है, तो पोस्टीरियर पैराइटल बोन जो है आपकी, वो उसमें पहले प्रेजेंट होती है। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर असिंक्लिटिज्म कहाँ देखी जाती है? एंटीरियर असिंक्लिटिज्म वहाँ मिलेगी जहाँ आपका लेग्स एब्डोमेन होता है, जैसे कि मल्टी ग्रेविडाज में। तो लेग्स एब्डोमेन होगा, बेबी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और जो आपका हेड है वो जिस तरीके से प्रेजेंट होगा, तो वो आपकी एंटीरियर पैराइटल बोन पहले अंदर घुसेगा, वो पार्ट अंदर घुसेगा, तो वो एंटीरियर असिंक्लिटिज्म। और पोस्टीरियर असिंक्लिटिज्म इन प्राइमी ग्रेविडास, जहाँ आपके मैटरनल एब्डोमेन की टोन बहुत अच्छी है, तो वो बेबी को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और उसका जो तो हेड जो है वो आगे की तरफ खिसक जाता है, और वो आपका पोस्टीरियर पैराइटल बोन जो है पहले वो पेल्विस में एंटर करती है, तो उसे पोस्टीरियर असिंक्लिटिज्म कहते हैं। तो ये देखने में तो आपको लगता है कि ये असिंक्लिटिज्म जो है इससे कुछ नुकसान होगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि बेबी टेढ़ा होकर अंदर घुस रहा है, लगता है। बट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असिंक्लिटिज्म। तो जब हम देखते हैं बायपैराइटल डायमीटर, अगर हम देखते हैं अप्रॉक्स 9.5 सेंटीमीटर का होता है। जब असिंक्लिटिज्म होता है तब उससे छोटा डायमीटर वाला पार्ट पहले घुसता है, और उसके बाद जब अंदर आधा पार्ट जब घुस गया तो दूसरा ग्लाइड होके चला जाता है। तो इसलिए असिंक्लिटिज्म में फ़ायदा ये होता है कि इन केसेस ऑफ माइनर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस, इनलेट सीपीडी जो होते हैं, माइनर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस, उसमें बिकॉज ऑफ दिस सिंक्लिटिज्म इट हेल्प्स इन एंगेजमेंट ऑफ द हेड। क्योंकि वो मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि पोस्टीरियर सिंक्लिटिज्म है, तो पोस्टीरियर पैराइटल बोन पहले अंदर घुस गई और यहाँ पे आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो ये अगर अंदर आपका एंटर हो गया तो फिर ये ग्लाइड होके चला जाता है इस पे से। तो दिस असिंक्लिटिज्म हेल्प्स इन एंगेजमेंट और स्पेशली इन केसेस ऑफ माइनर सीपीडीज। तो प्राइमी ग्रेविडा में कौन सा असिंक्लिटिज्म होता है? पोस्टीरियर। और मल्टी ग्रेविडा में कौन सा होता है? एंटीरियर असिंक्लिटिज्म। दिस कैन ऑल्सो कम एज एन MCQ, फॉलोइंग आर ट्रू, एक्सेप्ट, ऑल आर फॉल्स, एक्सेप्ट, इस तरीके से वो बना के दे सकते हैं। प्राइमी इज पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर असिंक्लिटिज्म में क्या होता है, कौन सी बोन आती है पहले एंटर होती है? पोस्टीरियर। और एंटीरियर असिंक्लिटिज्म में एंटीरियर। वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि सजाइटल सूचर्स आर प्लेस्ड एंटीरियरली और पोस्टीरियरली इन एंटीरियर असिंक्लिटिज्म। तो जब एंटीरियर असिंक्लिटिज्म में एंटीरियर बोन ज़्यादा घुस रही है तो सजाइटल सूचर कहाँ चले गए? पीछे। तो ये आप ऐसे ही अपना फटाफट इसको रिकरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में। सो दिस असिंक्लिटिज्म इज इम्पॉर्टेंट। और आपका अगर असिंक्लिटिज्म ज़्यादा हो रहा है जो कि वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स सिवियर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। उस केसेस में आपका वो इतना पीछे चला जाता है कि वो फिर ग्लाइड नहीं हो पाता, वो वहीं अटक जाता है इनलेट पे ही। तो ये आपका सिंक्लिटिज्म एंड सिंक्लिटिज्म था जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। नाउ सबसे पहला हमने अब तक कई बार देखा है, एंगेजमेंट जो है मेजॉरिटी ऑफ प्राइमी ग्रेविडाज में इट ऑकर्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर एट अराउंड 36-37 वीक्स। आपका प्राइमी ग्रेविडा में एंगेजमेंट हो जाता है, मतलब कि आपका जो फीटल हेड है वो अपना जो पेल्विक इनलेट है उसको क्रॉस करके अंदर चला जाता है। मल्टी ग्रेविडाज में दिस एंगेजमेंट ऑकर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ लेबर। केवल जो आपका लेबर जब ऑनसेट हो जाएगा उसके बाद ही मल्टी ग्रेविडा में। तो मल्टी ग्रेविडा में इफ़ यू कम अक्रॉस फ्लोटिंग हेड एट टर्म or at early stages of labor, so do not confuse it with CPD. फ्लोटिंग हेड एट टर्म कई बार लगता है कि अरे ये तो अंदर ही नहीं जा रहा, बट मल्टी ग्रेविडा में दिस इज़ अ वेरी कॉमन फाइंडिंग, सो दिस इज़ नॉट इंडिकेटिव। बट इन प्राइमी ग्रेविडा में इफ़ इट इज़
फ्लोटिंग हेड एट अराउंड 40 वीक्स यू कम अक्रॉस, एंड उसका ब्लैडर भी आपने एम्प्टी करा दिया है, तो फिर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि ये आपका इसमें माइल्ड डिग्री ऑफ सीपीडी है, और मैनी अ टाइम आपका ट्रायल ऑफ लेबर केस में ये वो नेगोशिएट कर जाता है। जहाँ सिवियर केस का डिस्प्रोपोर्शन होता है वहाँ पे वो आपका नेगोशिएट नहीं कर पाता है। तो यू हैव टू रिमेन विजिलेंट स्टार्टिंग विद द फ्रॉम द ऑनसेट ओनली। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का जो आपका मतलब कि बेबी का हेड बिल्कुल आपका फ्लेक्स्ड होता है, पूरा बेबी का जो आपका एटीट्यूड है वो फ्लेक्स्ड ही होता है, लेकिन हेड भी आपका पूरा फ्लेक्स हो जाता है, और ये फ्लेक्शन और बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे लेबर आपका प्रोग्रेस होता है। तो फ्लेक्शन जो सबसे पहला पार्ट है आपका वो उसको हम वो और ड्यूरिंग लेबर वो बढ़ता चला जाता है। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बाय द लीवर एक्शन। जो आपका जब नीचे से रेसिस्टेंस मिलती है तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाता है, और ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर पहुंच जाता है, तो वो फ्लेक्शन आपकी हो जाती है। तो ये आपका फ्लेक्शन है। फिर नेक्स्ट वन इज इंटरनल रोटेशन। डिसेंट जो है आपकी वो पूरे ड्यूरिंग लेबर चलती रहेगी, इट इज़ सुपर इम्पोज्ड। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम मैकेनिज्म बताते हैं तो सबसे पहले हम बोलेंगे फ्लेक्शन होता है। आपसे केवल एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि एन्यूमरेट द मैकेनिज्म डेट आर ऑकरिंग, तो आप बोले फ्लेक्शन, फिर आप बोले डिसेंट, और फिर आप जब डिसेंट बता रहे हैं तो आप उसमें ये ज़रूर बताइए कि डिसेंट इज़ ऑकरिंग थ्रू आउट लेबर, स्पेशली इन केस ऑफ मल्टी ग्रेविडा। और जो ये आपका फिर उसके बाद आएगा इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन मतलब हमने जो अभी देखा था, जो ये हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या ट्रांसवर्स जो हमारा एंगेजमेंट हुआ है, ये जब लेबर पूरा मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ये आपका पूरा सिम्फाइसिस प्यूबिस के आगे आ जाता है। जो आपका ऑक्सीपिट है ये आ जाता है बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंटीरियर आ जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है आइदर 1/8 ऑफ अ सर्कल, 1/8 और 1/4 ऑफ ए सर्कल, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। सो एंटीरियरली the occiput moves from either left occipito anterior to anterior position, either 1/8 in case of left occipito anterior or 1/4 of a circle in case of left occipito transverse position. So this is internal rotation. Now the examiner will ask you what are the factors बिहाइंड दिस। ये क्यों हो रही है, किस वजह से इंटरनल रोटेशन हो रही है। सबसे पहला स्लोप ऑफ द पेल्विक फ्लोर, तो जो हमारे लिवेटर एनाई मसल है इट इज़ डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये किस तरीके से अरेंज है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हेड आपका इनकी तरफ पुश होता है, दिस डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रही हैं और नीचे की तरफ जा रही हैं। तो जब हमारा हेड इस पे आके पुश होगा, फिर रिट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्स होगा, तो ये जो जिस डायरेक्शन में जा रही हैं ये आपके हेड को इस डायरेक्शन में हल्का सा आगे को बढ़ा देती हैं। तो ये एक तो लिवेटर एनाई पेल्विक फ्लोर जो स्लोप ऑफ पेल्विक फ्लोर है दैट इज एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ पेल्विक फ्लोर और हार्ट्स रूल, HARTS, हार्ट्स रूल। तो हार्ट रूल में कौन सी मसल आती है, लिवेटर एनाई का रोल होता है, एंड इट इज हार्ट रूल एक्सप्लेन्स व्हाट, हार्ट रूल एक्सप्लेन्स इंटरनल रोटेशन। नाउ पेल्विक शेप जो है आपकी, पेल्विक शेप ऐसी होती है कि जब वहाँ एंटर हो रहा है तो उस समय आपका मैक्सिमम डायमीटर ट्रांसवर्स होता है, और जब आपका एग्जिट आना है पेल्विक आउटलेट के पास में जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो एंटेरो पोस्टीरियर होता है। तो इस वजह से धीरे धीरे आपका जो हेड है जो मैक्सिमम डायमीटर है वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो अपने आप तो नहीं पहुँचेगा ना, किसी कारण से पहुँचेगा। तो वो आपका जो पेल्विक फ्लोर, लॉ ऑफ पेल्विक फ्लोर या हार्ट्स रूल की वजह से वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाता है। और आपका एक है सेलिम एंड मॉयर, दैट इज लॉ ऑफ unequal flexibility. It is due to the inequalities in flexibility of the component part of the fetus. तो जो आपका फ्लेक्सिबल हेड ही आपकी नेक ही फ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए वो आगे को मूव हो जाती है इंटरनल रोटेशन पे। बॉडी उधर ही रह जाती है जिस पोजीशन में वो, अगर मान लीजिए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो आपका बॉडी इधर रह जाएगी,
शोल्डर्स अलग, इसमें शोल्डर रह जाएंगे। जब आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो शोल्डर होंगे, क्योंकि आगे हमें अभी शोल्डर भी देखने हैं, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये जहाँ मेरा पॉइंट कर रहा है तो मेरे शोल्डर उसके कहाँ पॉइंट करेंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो अगर आपका ये ऑक्सीपिट उधर है तो आपके शोल्डर इस पोजीशन में यहाँ होंगे, यानी कि राइट ऑब्लिक डायमीटर में, सॉरी लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में हमारे शोल्डर होंगे। तो ये शोल्डर है, तो इसमें केवल 1/8 जो इंटरनल रोटेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, केवल हेड पे हो रहा है। अब अगर हम कहें कि ये आपका ऑक्सीपिट इधर है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, तो हमारे शोल्डर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में प्रेजेंट होंगे। बच्चे का जो शोल्डर्स है वो इस तरीके से होंगे। तो आपको लगता है कि इतना ऑलमोस्ट 90 डिग्री का जो टॉर्शन हो रहा है नेक पे वो सस्टेन कर पाता है फिटस? नहीं, फिटस कैन सस्टेन ओनली 45 डिग्री ऑफ रोटेशन एट द नेक लेवल, यानी कि 1/8 ऑफ ए सर्कल। 45 डिग्री मतलब 1/8 ऑफ ए सर्कल। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, आपका हेड इधर को आता जाएगा, 1/8 सर्कल घूमता है और आपका 1/4 सर्कल आपके शोल्डर भी मूव करते हैं इस साइड में, उसको हेड को उधर लाने के लिए। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके शोल्डर कहाँ है, क्योंकि अभी आप दोबारा इसमें ये कूदेंगे अभी डिलीवरी ऑफ हेड के बाद में, फिर हमें शोल्डर को ही डिलीवर कराना होता है। तो इसलिए आपके दिमाग में ये भी साइड बाय साइड चल रहा है कि लेफ्ट एंटेरो ऑक्सीपिटल पोजीशन में हमारे शोल्डर कहाँ है, शोल्डर है लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में, और इस कंडीशन में कहाँ है, वो एंटेरो पोस्टीरियर में है। तो जब ये यहाँ आएगा तो हमारे शोल्डर अल्टीमेटली इन ऑल, जब हमारी डिलीवरी हो रही है तो शोल्डर किस डायमीटर में रिप्रेजेंट रहेंगे, लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में। चाहे हमारा हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स में घुसा हो, चाहे हमारा हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में एंटर किया हो, लेकिन हमारे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शोल्डर आपके इसी में रहेंगे, क्योंकि 1/8 ये सस्टेन करता है, 1/8 नेक सस्टेन करती है। ओके, सो दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। तो अब ये हमारा, क्योंकि इंटरनल रोटेशन के जो लॉज हैं वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, और कितना शोल्डर नेक कितना सस्टेन करती है, 1/8 ऑफ ए सर्कल। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में जो आपका इंटरनल रोटेशन कितना हुआ है, सो यू विल आंसर 2/8 ऑफ अ सर्कल। हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया था, और 2/8, 1/4 मत कहिए, अदरवाइज यू में कंफ्यूज, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताइए लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में कितना, तो आप बोलेंगे 1/8, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स में कितना, 2/8। इसको इस तरीके से आप याद रखिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये रोटेशन मोस्टली कहाँ होता है, ज़्यादातर पेल्विक फ्लोर पे, क्योंकि लिवेटर एनाई वहाँ पे है पेल्विक फ्लोर में। जो लिवेटर एनाई है उसी की वजह से इंटरनल रोटेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो मल्टी ग्रेविडा में लेबर ऑनसेट हुआ और वो अभी इनलेट पे ही है और वहाँ पे वो इंटरनल रोटेट हो जाएगा। जैसे जैसे पूरा फिटल हेड आपका क्राउनिंग तक पहुंचता है तब तक ये आपका वो धीरे धीरे शिफ्ट होते होते आगे आ जाता है। नाउ वो इसी इंटरनल रोटेशन में टॉर्शन ऑफ नेक भी पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो फिटल नेक है वो कितना टॉर्शन झेलता है। 1/8 ऑफ ए सर्कल फिटल नेक टॉर्शन झेलती है। नाउ कमिंग टू क्राउनिंग। अभी हमने देखा ये डिसेंट चल रहा है, इंटरनल रोटेशन हो गया। व्हाट इज़ क्राउनिंग? क्राउनिंग तब होता है जब इंटरनल आपकी डिसेंट कंप्लीट हो चुकी होती है, बिल्कुल जो आपका हेड है इट इज़ स्ट्रेचिंग आउट द पेरिनियम, और कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद आपका हेड डिसेंट पीछे वापस नहीं जाता है। तो आपको दिखने में क्राउनिंग कैसी लगेगी? पूरा स्ट्रेच्ड आउट पेरिनियम होता है, जैसे फीटस ने पेरिनियम का ताज पहन लिया हो और वो हटता नहीं है, फिर वापस नहीं जाता। अगर वो वापस जा रहा है तो डैट मीन्स कि वो आपका अभी वेट, और इसी क्राउनिंग पोजीशन में ही हम एपिजियोटॉमी देते हैं। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन जाने के बाद में भी पीछे रिसीजन नहीं हो रहा है हेड का, तभी आप एपिजियोटॉमी देंगे, उससे पहले नहीं। अगर आप उससे पहले दे देते हैं तो उसमें ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है
और उसके टीयर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो क्राउनिंग में क्या हो जाएगा, आपका पूरा स्ट्रेच्ड आउट पेरिनियम होता है, ये पूरा फीटल हेड इसमें नज़र आ रहा है ऐसे बल्ज करता हुआ इसको। एंड जैसे जब यूट्रस रिलैक्स होता है तो ये आपका ऐसी पोजीशन बनी रहती है। तो दिस इज़ द कंडीशन, ये जो क्राउनिंग है तब हम इसको एपिज़ोटोमी अगर रिक्वायर्ड है तब देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। फिर जब इसके बाद अब क्राउनिंग हो गई, क्राउनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ जो फीटल हेड है वो बाहर निकल के आएगा। कैसे? उस पोजीशन को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। अब तक जो हमारा हेड फ्लेक्स ऐसे घुस रहा था, आगे बढ़ रहा था, फिर जब वो पूरा बढ़ जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास आके अटक जाता है, तो क्या होता है फिर दिस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से क्या होगा, पहले ये पार्ट आएगा फिर आपका फेस आएगा। सो दिस, ये जो आपके निकल रहा है ये सारा, ये यहाँ अटक जाता है और ये एक एक करके पूरा पार्ट बाहर निकल आता है। ये आ जाएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे, दिस पार्ट विल कम अंडर सिम्फाइसिस प्यूबिस, इस तरह से करते हुए। और तभी इसलिए वो हमें यहाँ पे क्राउनिंग नज़र आती है, ये पार्ट आपका क्राउनिंग में नज़र आता है। और फिर उसके बाद जब आगे कुछ नहीं है तो डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन। सो ये एक्सटेंशन क्यों होगा, एक्सटेंशन के लिए आप कौन सा बताएंगे कि क्यों होता है। कपल ऑफ फोर्स थ्योरी, जो हमारा हेड है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और पेल्विक फ्लोर जो है वो आपको अपवर्ड एंड फॉरवर्ड पुश दे रहा है। पेल्विक फ्लोर बिकॉज ऑफ द वो जो आपकी पोजीशन है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, और नीचे ऊपर से जो हमारा यूट्रस है वो उसको डाउनवर्ड। तो फॉरवर्ड और अपवर्ड फोर्स जो हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स लॉ ऑफ फिजिक्स से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कौन सा बचा आपका, फॉरवर्ड। सो उस फॉरवर्ड फोर्स से आपका जो हेड, बेबी का हेड डिलीवर होता है। नाउ बेबी का हेड आ गया बाहर, हमने देखा था कि वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में, ऑक्सीपुट किस तरफ है, लेफ्ट साइड, मदर के लेफ्ट साइड। तो जब वो बाहर आया है तो हमारा क्या था, बाहर आया तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये हमारा एंटीरियर है, हम इसको बाहर से देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म जो मूवमेंट है आप उसको इमेजिन करेंगे, अब वो आप नीचे से उसे इमेजिन करेंगे। जब वो बाहर आया आपको हेड ऐसा दिख रहा है, तो दिस इज़ एंटीरियर, दिस इज़ पोस्टीरियर, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट। तो ये आपका जिस पोजीशन में था पहले, टॉर्शन की जो नेक की भी जो टेढ़ा हुआ है वो वापस सीधा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर से जो भी फोर्स था या जो भी उसके ऊपर प्रेशर थे वो सारे बंद हो गए थे। तो ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, उसके लिए पीछे कुछ नहीं है, बस आपका गर्दन टेढ़ी हुई है वो सीधी हो जाती है, गर्दन जो टेढ़ी हुई हुई है वो सीधी हो जाएगी अपने आप। तो वो इसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीपुट है ये फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां पहले था। ये किस तरफ था, लेफ्ट साइड में। तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि बच्चे का सिर यूं हल्का सा इस पोजीशन में आ गया, ये ऑक्सीपुट पीछे की तरफ, और फेस, बच्चे का फेस किस तरफ आ जाएगा, मैटरनल राइट साइड में फेस आ जाएगा। आप इसको ऊपर से देख रहे हो। तो अब जरा एक बार सोचो ये इस तरीके से, तो इसके शोल्डर कहाँ है, फिर से शोल्डर कहाँ है इसके, अब हम नीचे की तरफ से देख रहे हैं। ये एंटीरियर पार्ट है इसका, ये पोस्टीरियर पार्ट है। कौन से डायमीटर, पोस्टीरियर कौन सा डायमीटर है आपका पीछे, लेफ्ट, लेफ्ट ऑब्लिक में आपके डायमीटर में आपके शोल्डर हैं। पर शोल्डर होने से पहले फिर से आपका ये जो शोल्डर है, ये एंटीरियर शोल्डर है, ये फिर यहाँ मुड़ेगा, कहाँ, 1/8 ऑफ ए सर्कल, फिर शिफ्ट होगा। तो इसके शिफ्ट होने से ये जो मूवमेंट है आपके हेड पे नज़र आएगी, ये जो इस तरीके से है ये आपका फिर से लेफ्ट ट्रांसवर्स में आ जाएगा। तो बेबी का हेड लेफ्ट ट्रांसवर्स में आया, फेस किस तरफ आएगा, मैटरनल राइट थाई की तरफ आपका फेस आएगा। अब ये एंटीरियर शोल्डर जो है ये एक्सटर्नल रोटेशन है। रेस्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रोटेशन। दिस एक्सटर्नल रोटेशन इज
नॉट अ पैसिव मूवमेंट, रेस्टिट्यूशन इज अ पैसिव मूवमेंट, बट एक्सटर्नल रोटेशन फिर आपका वो आ जाता है, वो कितने मैक्सिमम एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हमने देखा था कि पेल्विस का आउटलेट मैक्सिमम होता है, तो शोल्डर जो है आपके एंटीरियर पोस्टीरियर में आ जाएंगे। फिर पहला आपका फर्स्ट क्या होगा, डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, फिर आपके लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन बेबी की जो होती है उससे पहले एक निकलेगा, फिर वो अंदर मूव टेढ़ा होगा बेबी अंदर, और फिर वो दूसरा भी आपका, और डिसेंट तो आपका चल ही रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउ बर्थ। एक्सटर्नल रोटेशन के बाद फिर हम डिलीवरी ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर शोल्डर हमारे लेटरल फ्लेक्शन ऑफ फीटल स्पाइन की वजह से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट normal labor mechanism. So these things are very commonly asked in your vivas, especially table viva, and ये आपको जब आप अपना क्लिनिकल पोस्टिंग एग्ज़ाम देने जाते हैं तब भी आपसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सो इसको आप ज़रूर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।